तो ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आपको निकालना है। तो पहला केस क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पर एक जनरल केस की बात करें तो हमें नीचे जी इफेक्टिव लिखना है, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास, ये आपको जी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये प्लस चार्ज है तो mg तो नीचे लगेगा ही, साथ में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगेगा, तो वो हो जाएगा Q इंटू ई। तो ये आ जाएगा नेट फोर्स, तो T बाद में निकालेंगे, पहले हम जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव बराबर एफ नेट हो गया एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय मास, तो मास एम से एम कट गया, ये बन गया जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो ये आ जाएगा जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। सेम टू सेम ऐसा ही इफेक्ट तब आता है जब हम इस पेंडुलम को ऐसे लिफ्ट में बंद करके ऊपर ले जाते हैं। जब लिफ्ट में बंद करके ऊपर ले जाते हैं तो एक सूडो लग जाता है, यहाँ पे सूडो आ जाएगा एम ए, तो इस केस में या फिर जी प्लस ए आ जाता है टाइम पीरियड। अब करते हैं हम नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की जगह ऊपर, और एक में कुछ और कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम नीचे की जगह लगा देते हैं ऊपर। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, तो हम इसमें फोर्स बनाते हैं, तो नीचे लगेगा mg तो नीचे ही लगेगा, धरती माता नीचे खींचती है, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग जाएगा QE। तो यहाँ से जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा mg माइनस QE, तो यहाँ से G इफेक्टिव आ जाएगा G माइनस QE अपॉन M। बस यहाँ से आपको 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव रखना है, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। अब एक और केस कर लेते हैं लास्ट। इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या होगा, कैसे होगा कि नीचे तो लगेगा mg, और जो इस बार QE लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस डायरेक्शन में लगेगा QE। तो इस बार जो नेट आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो तो हम जानते ही हैं, अगर ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा QE का स्क्वायर अपॉन mg का स्क्वायर। और हमें अब जी इफेक्टिव निकालने के लिए इसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय m, ये जो m है वो अंडर रूट से बाहर है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इफेक्टिव बराबर अंडर रूट ऑफ QE अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देख लो एक बार सही है क्या, हाँ सही है, तो ये जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। इस तरीके से तीनों चारों केस हो गए। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बस ये कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, तीव्रता E है उसकी, एग्जिस्ट करता है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है कि नेगेटिव में है, बस एक्स के अलोंग ये बोला इधर है। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस E एंड मास M enters a point A perpendicularly with velocity B, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से v वेलोसिटी से एंटर करता है a, 0 से परपेंडिकुलरली। इट मूव्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जाता है और बी पॉइंट पे बाहर निकल जाता है यहाँ से ऐसे। तो ये है बी पॉइंट इसका इस जगह पे, और ये है ए पॉइंट, तो ये कुछ इस तरीके से जाके और ऐसे निकल गया बाहर, है ना। तो ऑप्शंस बताने कि इसमें से कौन से सही ऑप्शंस हो सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये हो सकता है क्या, रेट ऑफ वर्क डन एट बी
ओके चलिए, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन लगाऊँ मैं? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ए है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ए है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो ये टर्म हो गई 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन ए एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है क्यू ई अपॉन एम। क्यू यहाँ पे स्मॉल ई है, तो ई अपॉन एम। और टाइम तो हमने निकाल ही लिया, टाइम है डी अपॉन वी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ए गिवन है, हाफ गिवन है, ई गिवन है, मास m गिवन है पार्टिकल का, डिस्टेंस d गिवन है और वेलोसिटी v गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से E बराबर 2mv स्क्वायर a, 2mv स्क्वायर a अपॉन ed स्क्वायर। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ माइनस आई कैप में, तो ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। चेक कर लो। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो चुका है। अब हमें देखना है, चलो वर्क डन और रेट ऑफ वर्क डन बाद में निकालेंगे, पहले डी ऑप्शन सिंपल सा दिख रहा है, पहले डी निकाल लेते हैं, फिर बी और सी की चर्चा करेंगे। डी में क्या करना है? बस वेलोसिटी पूछिए बी पे। तो वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी पता है, वी का वी रहेगा, हमें सिर्फ ये निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो इक्वेशन हम लगा देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि हमें a पता लग गया, a में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता थी, वो भी पता लग गई, तो आ जाएगा। तो हम लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालनी है x डायरेक्शन में, क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी इन, ये भी मैं x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो गई 0, a हो गया e अपॉन m, यहाँ पे रखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है 2m v स्क्वायर a अपॉन e d स्क्वायर, ये a है, इंटू टी D by V. इंटू ए, और टाइम है d अपॉन v। अब मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ से वेलोसिटी इन x मेरा कुछ निकलेगा, देखिए। तो यहाँ से हमने v बराबर u प्लस ए टी लगा के वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकाल लिया, तो ये वेलोसिटी x डायरेक्शन हो गई, y डायरेक्शन में तो v ही है, तो d ऑप्शन से मैच कर रहा है। 2ab अपॉन डी आई कैप, वी वाई हो गई वी जे कैप, तो हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑप्शन बी की तरफ, कि ऑप्शन बी सही है कि गलत है। तो पहले ऑप्शन बी पढ़ते हैं क्या है। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन होती है पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है W फोर्स by वेक्टर। हाँ डब्ल्यू बाई टी कर लो, लेकिन जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे फोर्स पता है और वेलोसिटी वेक्टर पता है और इंस्टेंटेनियस पूछा है। जो हम W अपॉन टी करते हैं वो बेसिकली एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पर पावर रेट ऑफ वर्क डन पॉइंट dW अपॉन dt हो गया है, तो उसको हम निकालेंगे फोर्स वेक्टर डॉट V वेक्टर से। किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर, कि B पॉइंट पर फोर्स कितना है और B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट काउंट कर देंगे, तो वहां पे हमें पावर निकल जाएगी पी पॉइंट बी पॉइंट पर, और वही हमसे पूछी है। तो पहले फोर्स देखते हैं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? आई कैप में, और कितना लग रहा है? क्यू इंटू ई आई कैप। ई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, तो ये हो गया डॉट, ये तो हो गया फोर्स वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर बी पॉइंट पे तो अभी अभी निकाला है, डी ऑप्शन, ये हो गया 2 a v आई कैप अपॉन डी प्लस वी जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, आपको पता है कि आई का आई से, जे का जे से, तो जे है नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसने बोला क्या था? अच्छा रेट ऑफ वर्क डन पूछा, तो इसको करते हैं आई को आई से, तो ये हो गया क्यू, अच्छा चार्ज तो यहाँ पे ई है तो ई रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा गंदा सा बड़ा चौड़ा सा आया था, कितना आया था? 2m v स्क्वायर a अपॉन ई डी स्क्वायर, ये ई हो गया, इनटू 2 a v अपॉन डी। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसको इसके साथ। अब ये तो जे है, तो इसका डॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई जे की टर्म है ही नहीं। बस इसको सॉल्व करना है और हमें पता लग जाएगा पावर एट बी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। तो एक ई से एक ई गया, डी तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ए भी तो मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कट कम रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर 4m ए स्क्वायर वी क्यूब अपॉन डी क्यूब, ये आ जाएगी पावर पॉइंट पी पर। क्या यही है ऑप्शन? बिल्कुल यही है, तो ऑप्शन बी भी आंसर सही हो गया, 4m ए स्क्वायर वी क्यूब अपॉन डी क्यूब। तो हम सी ऑप्शन निकाल रहे हैं। सी ऑप्शन में पूछा है रेट ऑफ वर्क डन पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, तो यहाँ तो मैं पता है, यहाँ तो खत्म ही हो जाना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर हो जाएगा आई कैप में और वेलोसिटी वेक्टर ए पॉइंट में किधर है? जे कैप में, तो ये कितना आना है? 0 आना है। भाई वेलोसिटी कितनी है? वी जे कैप, और ये कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई आई कैप। अब एक आई में है एक जे में है, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। तो रेट ऑफ वर्क डन एट द पॉइंट ए कितना हो गया? 0 हो गया। देख लो कोई डाउट हो तो यह है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, त्रिज्या r, चार्ज q, रेडियस r, होलो स्फीयर। अब इसमें पॉइंट के हिसाब से रहता है कि पॉइंट अंदर है तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पॉइंट बाहर है तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसका डेरिवेशन हम गॉस लॉ से कर लेते हैं बहुत आसानी से, गॉस लॉ पढ़ेंगे तब बता देंगे इसका डेरिवेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, तो लोकेशन, फिर आएगा लोकेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद हम अगर नोट कुछ टिप्पणी करना चाहें तो टिप्पणी इस पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे रेडियस डिनोट कर रहा है। कैपिटल आर से हम क्या दिखा रहे हैं कि ये तो रेडियस है इसकी, है ना। अब कोई पॉइंट आर, अगर उसकी लोकेशन है लेस देन आर, तो मैं आर बताता हूँ यहाँ पे स्मॉल आर क्या है। तो यहाँ स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। ये आर क्या हो गया? जैसे आपको फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पर, जैसे ये पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस ये हो गई स्मॉल आर। अगर ये स्मॉल आर रेडियस से छोटा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है? इनसाइड ऑफ द स्फीयर, है ना। पॉइंट कहाँ है? इनसाइड ऑफ द स्फीयर। इसको नोट में डाल देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन कि अगर r लेस देन r है, इसका मतलब हो गया पॉइंट कहाँ है? इनसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके लिए बताओ? फॉर्मूला क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? 0। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा अगर ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए और होलो होना चाहिए। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब आपको पता ही है, सब पॉइंट पर बराबर 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 आवेश होना चाहिए। दूसरा, इफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब पॉइंट या तो सरफेस पे हो या बाहर हो गोले के, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ध्यान रखना, स्मॉल आर का मतलब है उस पॉइंट की सेंटर से दूरी का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूला तो ऐसा हो गया जैसे पॉइंट चार्ज का होता है। जैसे मान लो इस पूरे गोले के चार्ज को हम इसके सेंटर पे मान लें क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो मतलब गोले के लिए कोई बाहर का पॉइंट है तो उसके लिए हम मान सकते हैं कि सारा चार्ज एक तरीके से सेंटर पे आ गया। अज्यूम दैट ऑल द चार्ज एट द सेंटर फॉर द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। रही बात इसके उसमें लिखने की, वेक्टर फॉर्म में लिखने की, तो वेक्टर फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे हम वहां पे लिखते थे पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। आपको याद तो तुमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम लॉ, फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही सब है। यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। खैर इसकी उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। आपको एक चीज और सिखा देता हूँ कि अगर मान लो चार्ज नहीं दिया,
इसकी जगह क्या दिया है इस पे, चार्ज डेंसिटी। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अब हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर है तो मतलब इस पे केवल क्या है, सरफेस है। तो सरफेस के लिए जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है वो डिफाइन होती है सिग्मा। तो यहाँ आवेश घनत्व होगा सिग्मा। आवेश घनत्व जो हॉलोस्फेयर के लिए डिफाइन होता है वो है सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको सिग्मा दिया हो, क्यू फाइंड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फॉर्मूले को आपको सिग्मा के टर्म में बनाना हो तो क्यू की जगह आप सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, पर आर कैपिटल आएगा, है ना। आर कैपिटल क्यों, क्योंकि भाई चार्ज तो इस वाले गोले पे ही होगा ना, तो इस गोले का ही क्षेत्रफल लिखेंगे अपन, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ हो गया ये, सेंटर से रेडियस तक 0 और उसके बाद कम होता जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको फाइनल। हमने यहाँ क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने लिखा है हॉलोस्फेयर, बिल्कुल होना चाहिए। हमने यहाँ नॉन कंडक्टिंग भी लिखा है, पर अगर यहाँ पे कंडक्टिंग भी हुआ तब भी यही फॉर्मूले रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग भी हुआ तब भी यही फॉर्मूले रहते हैं। ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं अपन, ऑब्लिक कंडक्टिंग। ठीक है, जानबूझ के मैंने बाद में बताया। तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, खाली गोला होना चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए। तो आपके फॉर्मूले ये रहे। लगा पाओगे अच्छे से? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो देखना, कोई गलती मत करना। ठीक है सर। हाँ सर। ओके, हाँ तो यहाँ पे भी हम दोनों तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो इनसाइड के लिए अलग फॉर्मूला होगा, आउटसाइड के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो आउटसाइड के लिए तो जैसा आपको दिख रहा है सेम टू सेम होगा, मतलब सॉलिड स्फीयर को भी उसके सेंटर पर चार्ज माना जा सकता है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। पर जो इनसाइड वाला होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा देखो। तो इसका फॉर्मूला आएगा ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर, अगर मैं रो के फॉर्म में लिखूं तो आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर। और अगर रो को मैं उसके टर्म में चेंज कर दूं देखो, तो हम सभी जानते हैं रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर हम रो को क्यू से रिप्लेस करें, मतलब रो को रिप्लेस करें इस फॉर्मूले से, तो ये मैं एक बार साइड में करके दिखाता हूँ फिर सीधा रिप्लेस कर दूंगा। तो फॉर्मूला है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन इनटू आर। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ रो को, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन 4/3, रो की जगह हम पूरा रखना पड़ेगा ना, रो अपॉन 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कोई दिक्कत है? रो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो जरा। अच्छा सॉल्व तो कर लेंगे, पर यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट को भी हटा लेते हैं, है ना। तो मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एप्सिलॉन नॉट की हाँ जगह क्या सर। लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन k को इधर ले आता हूँ, अरे पूरा ही आ गया, k को इधर ले आता हूँ और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम रख देंगे 1/4 पाई k, तो रख देते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को भगा दिया और 1/4 पाई k को मैं यहाँ ले गया। ठीक है, ओके। चलिए अब मैंने निपटा दिया जिसको निपटाना था। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। फॉर्मूला बन गया k क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर, इंटू k क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ ई वेक्टर का ही q के टर्म में, k क्यू अपॉन आर क्यूब। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है r, इंटू आर वेक्टर। तो इसके लिए मैं एक नोट लिख सकता हूँ क्या, कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर के, मतलब सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो
इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। साइड में ये जो हुआ है इसको अपन हटा दे सकते हैं या रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहने देते हैं। देख लो कोई दिक्कत है क्या इसमें, पूछ लो। इसके डेरिवेशन हम गॉस लॉ से कर लेंगे और करेंगे इसके डेरिवेशन, मतलब ऐसा, क्योंकि उस पर सवाल भी करेंगे कुछ डेरिवेशन वाले पे कि अगर रो चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, तो क्योंकि वो सवाल पूछे जा सकते हैं ना। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा ई वेक्टर, ई और आर के बीच में। तो पहले सरफेस तक तो मतलब सेंटर पे 0 होगा, सरफेस तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर कम होगा अनंत तक और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। अब आपको इस पे सरफेस पे निकालना है, तो आप स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, चाहे ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो चाहे नीचे वाले फॉर्मूले में रख दो, सेम आंसर आएगा और वो आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर ई मैक्सिमम। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अच्छा, अब मैं दोनों ही केसेस के लिए डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वैसे मैंने यहाँ पे दिखा दी, अंदर तो खैर 0 ही हो गया और बाहर होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना, आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, सेंटर से उस पॉइंट वेक्टर, मतलब आपको जैसे बाहर वाले किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको जस्ट यहाँ से एक वेक्टर बनाना है, उसकी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, मतलब हर तरफ रेडियल ही होगा ये, इस तरीके से। और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा रेडियल ही होती है ना, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत है तो कर देते हैं इसे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी बताया कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू इसका चार्ज Q2, तो ये फोर्स आ जाएगा। तो बेसिकली फोर्स कितना बन जाएगा, हम Q इंटू ई लिख देते हैं। तो चार्ज हो गया Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K, बाहर वाला पॉइंट है ना, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के Q1 अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी डी है, तो ये फोर्स आ गया इस तरीके से। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, इसमें आपको 2 चार्ज्ड स्फीयर दिए गए हैं, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है ना, कैसे स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। तो आपको यहाँ पे पॉइंट सी पर, पॉइंट पी पर, पॉइंट क्यू पर, पॉइंट आर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट मतलब इस अंदर वाले गोले की वजह से भी आएगा और बाहर वाले गोले की वजह से भी आएगा। तो अगर आपको डिस्टेंसेस में लिखनी है, जैसे सी से पी तक की डिस्टेंस लिखनी है, तो आप सीपी यूज कर सकते हैं, सी से पी तक की डिस्टेंस सीपी। चलिए मैं इसकी वो लिख देता हूँ, क्या क्या है ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। चलिए एक एक करके बताते जाइए। सबसे पहले सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी 0। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं वैसे। तो पॉइंट सी इस अंदर वाले गोले के भी अंदर है और बाहर वाले गोले के भी अंदर है, और हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये पॉइंट सी दोनों गोलों के अंदर है, तो मतलब अंदर वाले गोले की वजह से भी 0 आएगा, बाहर वाले गोले की वजह से भी 0 आएगा, तो नेट 0 आ जाएगा। और यही पॉइंट पी पर भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पी भी दोनों गोलों के अंदर है, तो पॉइंट पी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू पर। देखो, तो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पॉइंट क्यू क्या है, इस बाहर वाले गोले के तो अंदर है, तो बाहर वाली गोले की वजह से तो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, बट अंदर वाले गोले से बाहर है, तो अंदर वाले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के, गोले पर चार्ज है क्यू ए अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी सी क्यू का स्क्वायर, और बाहर वाली की वजह से 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर। आर पर दोनों की वजह से आएगा, अंदर वाले की वजह से भी आएगा और बाहर वाले की वजह से भी आएगा, तो के क्यू ए अपॉन सी आर का स्क्वायर प्लस के क्यू बी अपॉन सी आर का स्क्वायर। इस तरीके से देख लो, ये हो गया। चलिए इसमें अगर मैं केस ऐसा दे देता कि ये तो दोनों हैं ही, साथ में सेंटर पर एक चार्ज Q0 और रखा है, तो क्या चेंजेस आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सेंटर पर एक चार्ज Q0 और रख देते,
तो पहली बात तो सी पर तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि सी पर ही तो क्यू नॉट रखा है, तो वो इनफाइनाइट हो जाता उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हम नहीं निकाल पाते है ना। पर हाँ पी पर निकालते, पी पर इस बार जीरो नहीं होता, क्यू नॉट की वजह से आता, तो जीरो अंदर वाले गोले की वजह से, जीरो बाहर वाले गोले की वजह से, प्लस जो चार्ज सेंटर पे रखा है उसकी वजह से आ जाता के क्यू नॉट, डिस्टेंस हो जाती सी से पी का स्क्वायर। अच्छा क्यू पर निकालते तब भी मतलब ये हर जगह जुड़ जाता के क्यू नॉट सी से क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे भी जुड़ जाता के क्यू नॉट सी आर का स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें? तो क्वेश्चन ये है, हॉलो स्फेयर है, इस पे चार्ज आप क्यू ले लो और रेडियस आर ले लो, इसके सेंटर जो है वो रखा है 0,0,0 पर। आपको पहला सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कोऑर्डिनेट पर r/2, 0,r/2, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कोऑर्डिनेट पर, और वेक्टर निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। चलिए करो। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो पॉइंट है जिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये अंदर है कि बाहर, क्योंकि अंदर के लिए अलग फॉर्मूला होता है गोले के और बाहर के लिए अलग फॉर्मूला होता है ना, स्फीयर के अंदर और बाहर, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक ये जो पॉइंट है वो इस गोले के अंदर है बाहर? तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 जहां भी होगा, हम तो सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसकी। अगर सेंटर से डिस्टेंस की आर से छोटी आई मतलब ये पॉइंट अंदर है, और अगर सेंटर से डिस्टेंस आर से ज्यादा आई इसका मतलब पॉइंट बाहर है। तो सबसे पहले पहले सवाल को करने से पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं r/2, 0,r/2 की 0,0,0 से डिस्टेंस क्या होगी? तो वो होगी r/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस r/2 माइनस 0 का स्क्वायर। इससे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो ये आ गया बेसिकली r² by 4 प्लस r²/4, तो ये बन गया r²/2, और ये आ गया r/√2, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन r है। इसका मतलब ये, हाँ इसका मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज इनसाइड द स्फीयर, दिस इज द इनसाइड, तो इसका आंसर आ गया 0। सेकंड वाले पे हम देख लेते हैं। तो सेकंड वाला जो है उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, √r² by 2 प्लस r² by 2 प्लस 0 बराबर ये आ गया r², तो ये आ गया r, मतलब ये सरफेस पे ही हो गया, ये पॉइंट सरफेस पे हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब उसको हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना। तो वेक्टर फॉर्म मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस होगी उसका क्यूब इंटू आर वेक्टर। सरफेस के लिए अगर याद नहीं आ रहा तो अपन देख लेते हैं, ये रहा आर क्यूब आर वेक्टर। चलिए वापस चलते हैं। हाँ जी, तो भैया वैल्यू रखो, के हो जाएगा अपना 9, चलो के को के ही रख लेते हैं, के हो जाएगा के, क्यू है क्यू, मॉड ऑफ आर हमने यहाँ निकाल लिया, ये मॉड ऑफ आर ही तो है, ये हमने जो निकाला है मॉड ऑफ आर ही तो है, तो मॉड ऑफ आर हो जाएगा कैपिटल आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये जो निकाला है वो आर वेक्टर ही तो है, जैसे r/√2 माइनस 0 आई कैप, तो हो जाएगा r/√2 माइनस 0 आई कैप प्लस r/√2 माइनस 0 जे कैप, और 0,0 मतलब के कैप 0 हो जाएगा। तो हमने स्मॉल आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल लिया, r/√2 माइनस 0, r/√2 माइनस 0 और 0 माइनस 0 के कैप, इस तरीके से ये आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? हाँ सर। तो अगर हम इस हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर कर देते हैं तो यहाँ 0 नहीं आता, क्योंकि वो अंदर वाले पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं अंदर के लिए, और बाहर के लिए तो सेम ही आ जाता, क्योंकि बाहर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होता है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सेम ही आ जाता। अगर हम यहाँ सॉलिड स्फीयर लेते तो अंदर वाले का चेंज होता, अंदर वाले का 0 नहीं आता, बाहर वाले का सेम रहता। सही बात है, कर लेते हैं। तो कैविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कैविटी कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि एक आपके साथ स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, बढ़िया, बट आपने क्या किया, अच्छा इसका सेंटर ये रहा, इसकी रेडियस आर आपको पता थी, सब पता थे आपको है ना, इसके सेंटर को आपने C1 बोल दिया, आपको पता था। आपने क्या किया, आपने यहाँ से कहीं से भी
कोई उसके वो नहीं है, फिक्स जगह नहीं है। यहाँ से आपने इतना पार्ट हटा दिया, कैविटी बना दी उसमें। मतलब ये क्या था, एक सॉलिड स्फीयर था, इसकी चार डेंसिटी रो थी, चार डेंसिटी रो थी। आपने अच्छा ये जो कैविटी हटाई है इसका सेंटर C1 है, C2 है इसका सेंटर, ठीक है। और जो कैविटी हटाई है इसका जो रेडियस हम लें, चलो रेडियस की कोई जरूरत नहीं है ना, ओके। ये सेंटर C2 हो गया, ये सेंटर C1 हो गया। अब आपको कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं इस कैविटी वाले स्फीयर की वजह से। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम कैविटी के अंदर। तो कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है, पॉइंट बी। पहले कैविटी के बाहर ले लेते हैं कोई पॉइंट, यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट ए, है ना। इस पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं बी, इस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, एक ए और एक बी। मेरे को लगता है इसको बड़ा कर दूं थोड़ा, चलिए। तो ये हो गया पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमेशा से हम जैसे करते आए हैं कि किसी भी कैविटी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको पहले पूरा, हाँ पूरा और वैसे मान लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि दरअसल में ये जो स्फीयर है ये एक तो बड़ा स्फीयर है और एक छोटा। और एक छोटा स्फीयर है। बड़े स्फीयर में से आप छोटा स्फीयर घटा दोगे तो यही वाली कैविटी वाली चीज आपको मिल जाएगी। ये एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है। बड़े स्फीयर का सेंटर C1 है, रेडियस R है। छोटे स्फीयर का सेंटर C2 है, रेडियस माननी पड़ेगी तो मान लेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा पॉइंट ए कहाँ पे है, अब वो डिसाइड करो। पॉइंट ए कहाँ है, ये जो पॉइंट ए है वो इस बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर है, पर जो पॉइंट ए है वो इस छोटे वाले स्फीयर के बाहर है। देखो यहाँ डायग्राम में, इस बड़े वाले स्फीयर के तो ये पॉइंट ए अंदर हो गया, लेकिन जो ये छोटा वाला स्फीयर बन रहा है इससे ये पॉइंट ए बाहर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यस। चलिए, तो अब पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो जिसके वो अंदर है तो उसके लिए तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, और जिसके बाहर है उसके लिए बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन देखो। तो पहले बड़े वाले के लिए लिखते हैं। तो बड़े वाले पॉइंट के लिए, बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है, जो भी दिशा है। और कितना होगा? अब भाई अंदर के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, रो R की भी डेंसिटी रो है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर वेक्टर। स्मॉल आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, C1 ए A वेक्टर। वेक्टर। जो भी होगा मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? इस छोटे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? छोटे वाले के लिए तो बाहर है पॉइंट, तो इसके लिए आ जाएगा के क्यू अपॉन, वेक्टर में लिख रहे हैं अपन क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, डायरेक्शन अलग अलग है तो हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। ऐसा करता हूं मैं, आपको ऐसे लिखता हूँ E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। इस वाले की वजह से जो आएगा 1, उस वाले की वजह से आएगा जो 2, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 ए वेक्टर माइनस के क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितनी हो गई, C2 ए का क्यूब, C2 ए का क्यूब इंटू C2 ए वेक्टर। इस तरीके से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए आ जाएगा।
अच्छा, वो डायरेक्शन अगर आप यहाँ देखोगे तो ऐसे बनेगी, एक तो इधर, एक इधर, तो ये हो गया E1, ये हो गया E2। तो अब डायरेक्टली थोड़ा ना जोड़ सकते थे इनको, डायरेक्ट थोड़ा ना जोड़ सकते थे भाई, अलग अलग डायरेक्शन में है तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसलिए मैं वेक्टर में लिखा, है ना। हाँ, अगर ये दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होते, यहाँ कहीं होते, तो इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन होता है, इसकी वजह से ऐसे होता, तो डायरेक्टली जोड़ देते, घटा देते। अगर इस लाइन पे कहीं होता तो, क्योंकि दोनों फिर सेम डायरेक्शन में लगाते, भाई पॉइंट अगर यहाँ होता मान लो, या इस लाइन पे कहीं भी होता, जैसे यहाँ होता पॉइंट, तो C1 इधर लगाता, C2 नेगेटिव में लगाता, तो हम डायरेक्टली कर देते जो करना होता, लेकिन अभी तो पॉइंट कहीं और है, तो इस तरह से ऐसा हो गया। अब निकालना है पॉइंट बी पर, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पॉइंट बी पर निकालते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालेंगे बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पर चलिए, तो बी कहाँ पे है, तो पहले बड़े बड़े स्फीयर में ढूंढते हैं, इसे मैं कर दूं कि अलग डायग्राम बनाऊं स्फीयर के, इसी में कर दीजिए। कर दूं, ठीक है। तो हाँ सर, पॉइंट बी बड़े वाले स्फीयर के तो यहाँ कहीं हो गया, अंदर। अंदर ही है, और छोटे वाले स्फीयर के भी अंदर ही है। भाई पॉइंट भी है वो ये रहा, तो बड़े वाले स्फीयर के लिए तो यहाँ कहीं हो गया, और छोटे वाले स्फीयर के लिए यहाँ कहीं हो गया, मतलब अंदर ही है। खैर, अब पॉइंट बी के लिए आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसे वही कर लो E1 E2, तो उसके हिसाब से E1 वेक्टर आ जाएगा माइनस, क्योंकि वो घटाना पड़ेगा ना, उतना है ही नहीं पार्ट, माइनस बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि वहां पे जो डेंसिटी भरी है माइनस ऑफ रो भरी है। खैर, तो अच्छी बात ये हो गई इस केस में कि दोनों के लिए ही ये पॉइंट अंदर हो गया। अब दोनों के लिए अंदर हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये ρ/3ε0, इसके लिए हो जाएगा C1V वेक्टर, माइनस दूसरे वाले के लिए हो जाएगा ρ/3ε0 C2V वेक्टर, और अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा C1V वेक्टर माइनस C2V वेक्टर। अब इसको भी और आगे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको वो आता है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? आता है सर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज हम करने वाले हैं, और उसकी मदद से देखना एक बढ़िया रिजल्ट इसमें आता है। तो यहाँ साइड में बताता हूँ मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है हमारे पास, C1 है, B है और C2 है। मैं तीनों का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, डायग्राम क्या, तीनों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो C1 तो ये रहा, C2 ये रहा, और पॉइंट भी यहीं कहीं ये रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, C1B वेक्टर माइनस C2V वेक्टर, तो ये B पॉइंट है। तो C1V वेक्टर तो ये रहा, ये रहा C1V वेक्टर, है ना, ये क्या हो गया C1V वेक्टर, और फिर है माइनस ऑफ C2V वेक्टर, तो माइनस ऑफ C2V का मतलब क्या लिख सकता हूँ, VC2 वेक्टर, तो वो ये हो गया। चलो छोड़ो, आप तो ऐसे ही बना लो, है ना, और हाँ एक वेक्टर हम ये मान लेते हैं, आप तो छोड़ो अभी, उससे रिलेट मत करो, हमने तो 3 वेक्टर यहाँ बना लिए, ये हो गया C1V वेक्टर, ये हो गया B, छोड़ो ऐसा मत करो, जो वेक्टर का नाम वहां है वही बनाते हैं। तो ये हो गया C1V वेक्टर, ये हो गया C2V वेक्टर, और ये हो गया C1 C2 वेक्टर, ऐसे ये हो गया C1 C2 वेक्टर। तो अभी आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस ये डायरेक्ट डायग्राम देखो कि यहाँ पे C1 C2 वेक्टर है, ये C2V वेक्टर है, और ये हो गया C1V वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो क्या आएगा, तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 C2 वेक्टर प्लस C2B वेक्टर बराबर C1B वेक्टर। एक बार देख लो और बता दो कि क्या सही लिखा है क्या। तो देखो, ये इक्वेशन हमने बना ली ट्रायंगल से,
और फिर C2 को इधर ले गए, माइनस में आ गया, तो C1V वेक्टर माइनस C2V वेक्टर क्या बन गया? C1C2 वेक्टर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C1 C1 C2 वेक्टर। C2 वेक्टर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लिए इतना मगजमारी काय के लिए की है? तो देखो भैया फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, इसमें कहीं पे भी पॉइंट बी का तो जिक्र ही नहीं है। देखो भाई रो, ठीक है, रो होता है 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 3 एप्सिलॉन होता है। C1 C2 क्या है? अब देखो C1 C2 अगर हम मेन डायग्राम में चलें तो बड़े स्फेयर और छोटे स्फेयर के बीच का जो केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली लाइन है, ये पॉइंट भी तो यहाँ है, लेकिन पॉइंट भी का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो मतलब इसका क्या आ गया, एक नोट हम लिख सकते हैं कि कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी तो है यहाँ खाली जगह के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, हमेशा। तो यहाँ पे नोट डाल के हम लिख लेंगे कि कैविटी के अंदर, इनसाइड द कैविटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये बस हम आपसे निकलवाना चाहते थे इसमें। तो ए पर तो देखो चेंज हो रहा है, यहाँ तो डिपेंड कर रहा है। ए का जो फॉर्मूला है उसमें देखो C1 A की दूरी डिपेंड कर रही है, C2 से A की दूरी डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर कोई पॉइंट कैविटी के अंदर है जो हमने रैंडम माना, पॉइंट बी, उसको हमने सॉल्व किया लास्ट में, तो ये तो बस C1 से C2 की दूरी पर निर्भर कर रहा है। C1 से C2 की दूरी बीच की बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन भी फिक्स है। अगर मैं डायग्राम इसको फिर से बनाऊं, यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इसका का डायग्राम बनाऊं, ये C1 तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो C1 C2 वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। मतलब C1 C2 को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन, मतलब कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट। इस तरीके से हो जाएगा इलेक्ट्रिक। ठीक है ठीक है? सर, ठीक है। हाँ सर। ऐसे ही रखो, ऐसे अच्छा लग रहा है।